फास्फोरस और जिंक दोनों की खादों को हमें बुआई के समय देना चाहिए ताकि फसल की जड़ें उसका ज्यादा अवशोषण कर सकें। लेकिन समस्या यह आती है कि फास्फोरस और जिंक आपस में रिएक्शन कर लेते हैं जिससे जिंक फास्फेट बनता है और यह जिंक फास्फेट पानी में घुलता नहीं है, जिस कारण से ना तो जिंक मिल पाता है ना फास्फोरस मिल पाता है और खास तौर से जिंक की कमी देखने को मिलती है। अब समस्या यह है कि हमें बुआई के समय ही दोनों देने हैं। फास्फोरस वाली खाद जो चाहे डीएपी है, एसएसपी है, एनपीके है, टीएसपी है, और जिंक सल्फेट भी हमें बुआई के समय देना है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हम दोनों खाद को एक साथ दें? इससे पहले भी मैं कई वीडियो जिंक और फास्फोरस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ किसान भाइयों के मन में भ्रम है कि इन दोनों को अलग अलग समय पे देना है, तो 6 दिन का अंतर रखना है या 10 दिन का अंतर रखना है या 25 दिन का अंतर रखना है, और ऐसे इतना बड़ा अंतर कैसे रखा जा सकता है, फिर बुआई बहुत लेट होगी। तो इस तरह के प्रश्न मन में रहते हैं। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि हम बुआई के समय दोनों को एक साथ कैसे दे सकते हैं। थोड़ा सा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बात समझ में आएगी, आधा वीडियो देखेंगे या छोड़ देंगे तो बात आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तब आप समझ पाएंगे कि हम दोनों को एक साथ कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फास्फोरस को जिंक के साथ नहीं मिलाना है। अब जिंक वाली देखिए हमारे पास कौन सी दो खाद है, या तो हमारे पास जिंक सल्फेट होगा 21% वाला होता है या 33% वाला होता है। दूसरा हमारे पास चिलेट जिंक होता है जिसे हम ईडीटीए जिंक के नाम से भी जानते हैं, चिलेट जिंक। अब चिलेट जिंक जो है, ईडीटीए वाला जो जिंक है, इसके साथ आप डीएपी मिला लीजिए, एसएसपी मिला लीजिए, एनपीके मिला लीजिए, टीएसपी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चिलेट जिंक के साथ आप फास्फोरस वाली कोई भी खाद मिक्स करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक चिलेट वाले जिंक का यह फायदा होता है कि ये फास्फोरस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, ये रिएक्शन नहीं करता है। तो पहली बात तो समझें कि अगर चिलेट जिंक आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसको आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतर किसान भाई जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं क्योंकि चिलेट जिंक बहुत महंगा है और जिंक सल्फेट में जो है सस्ता है और जिंक की मात्रा भी ज्यादा होती है। इसको आपको मिक्स करके नहीं देना है, डीएपी एसएसपी की खाद के साथ मिक्स करके नहीं देना है। तो फिर इसे कैसे देना है? तो देखिए, जो जिंक सल्फेट है ये हमारा 1 एकड़ में कितना लगता है? अगर 33% वाला है तो 6 किलो लगता है और 21% वाला है तो 10 किलो लगता है। एकड़ में इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, 6 किलो लगेगी इसकी और 21% वाले की 10 किलो की। और 1 एकड़ में इतनी कम मात्रा को डालना है तो आप क्या कीजिए, मिट्टी में पहले इसको मिला लीजिए। आपकी जो खेत की मिट्टी है इसमें इसको मिला लीजिए, या गोबर की खाद में इसको मिला लीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। और जिन लाइनों में हमने जहां बीज बोना है उसमें पहले इसको डाल दीजिए, पहले इसको डाल दीजिए। उसके बाद आपको फास्फोरस वाली खाद जो भी है, डीएपी, एसएसपी, टीएसपी, एनपीके, उसको डालिए। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों का रिएक्शन तभी होता है जब दोनों एक साथ मिल जाए। क्योंकि ये पहले से मिट्टी में मिला हुआ है या गोबरी खाद में मिला हुआ है तो सीधे उसके संपर्क में नहीं आएगा। और मिट्टी के अंदर जिंक बहुत कम चलता है और फास्फोरस भी बहुत कम चलता है। तो जहां पड़े रहते हैं, मान लीजिए यहाँ जिंक है, ये फास्फोरस है, मान लेते हैं हम कि ये जिंक पड़ा हुआ है, जिंक की खाद है, और ये फास्फोरस पी, फास्फोरस वाले खाद को पी कहते हैं। तो ये आपस में नहीं चल पाती हैं, इतना भी नहीं चल पाती हैं, जड़ें यहां तक पहुंचती हैं। तो मिट्टी में इनका रिएक्शन होने का चांस बहुत कम है क्योंकि इनको हमने पहले से मिट्टी में इसको हमने मिला करके डाला है। चांस तब होता है कि हमने क्या किया, डीएपी का बोरा खुला, बैग खुला और उसमें जिंक सल्फेट हमने मिला दी और दोनों को मिक्स कर दिया। अब तो ये रिएक्शन कर जाएंगे क्योंकि दोनों एक साथ मिल गए। तो दोनों खादों को एक साथ नहीं मिलाना है, पहले इसको डाल देना है, उसके बाद हम एनपीके, डीएपी, जो भी हमारी खाद डालनी है। अब प्रश्न ये आएगा कि अब ऐसा करेंगे तो हमारा खर्चा बहुत बढ़ेगा, 2 बार हमें लेबर लगेगी। पहले हम जिंक सल्फेट डाल रहे हैं उसमें लेबर लग रही है, फिर हम जो दूसरी खाद डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, एसएसपी डाल रहे हैं, उसमें लेबर लग रही है। बिल्कुल सही बात है कि हमारी इसमें लेबर थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, जिंक सल्फेट है ये हर साल नहीं डाला जाता है। जिंक सल्फेट 2-3 साल में एक बार ही डाला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जिंक सल्फेट आप 2-3 साल में एक बार ही डालिए। क्यों? क्योंकि जो हम जिंक सल्फेट डालते हैं उसका बहुत ही कम मात्रा एक फसल प्रयोग कर पाती है। तो जो हम डालते हैं उसकी अधिकांश मात्रा, करीब 80% मात्रा, 90% मात्रा जमीन में ही रहती है।
तो वो अगली फसल को मिलती रहती है। अब हमको प्रयास ये करना है कि हमने जिंक सल्फेट तो एक बार डाला, तो हमारी कॉस्ट तो 3 साल में तक लगेगी ना, क्योंकि एक बार जब हमने डलवा दिया खेत में तो 3 साल तक वो जिंक रहेगा। तो ये इस कारण से हम देखें तो लॉन्ग रन में इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। दूसरा, जिंक हमने जब डाल दिया है, जिंक सल्फेट डाल दिया है जमीन में, जैसे मैंने आपको बताया 80-90% उसी में पड़ा रहेगा, फसल बहुत ही कम उसका प्रयोग कर पाएगी। तो आपको करना क्या है कि अगली फसल को भी उपलब्ध होता रहे, खेत के अंदर जैविक खादों का प्रयोग करना है, खेत के अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बनी रहे, माइक्रो एक्टिविटी बनी रहे, ताकि वो इसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबल करते रहे, वो प्रयास हमें करना चाहिए। फास्फोरस भी सॉल्युबल होता रहे, पीएसबी वाले जैव उर्वरक डालने चाहिए। तो हमको इनके साथ जैव उर्वरक भी खेत में डालते रहने चाहिए, खासतौर से जैविक पदार्थों की मात्रा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जिंक भी सॉल्युबल होता रहे और फास्फोरस भी सॉल्युबल होता रहे। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एक तो जिंक सल्फेट अगर आप डालना है तो हर साल हर फसल में नहीं डालना है, एक बार आप डाल देते हैं तो 2-3 साल तक वो काम करता है, क्योंकि जिंक सल्फेट का सारा जिंक एक फसल नहीं ले पाती है। तो इसका मतलब जिंक सल्फेट डालने का खर्चा केवल एक बार ही आ रहा है। दूसरा, हम अपने खेत में थोड़ा सा जैविक खादों को बढ़ाने का प्रयास करें, जैविक उर्वरकों को भी हम डालें, जैव उर्वरक को हम डालें, बायो फर्टिलाइजर्स को भी हम डालें और जैविक पदार्थों को बढ़ाएं, ताकि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी खेत के अंदर बनी रहे। और अगर हमारे पास चिलेट वाला जिंक है तो कोई समस्या नहीं है, चिलेट वाले जिंक को आप मिला करके डाल सकते हैं। तो जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं उसी दिन हम जिंक भी दे सकते हैं और उसी दिन हम फास्फोरस भी दे सकते हैं। बस आपको करना क्या है, दोनों को अलग अलग डालना है, पहले जिंक डलवा दीजिए, फिर फास्फोरस वाली खाद डाल दीजिए। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से हम जिंक और फास्फोरस का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, उसी दिन कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम 10 दिन का अंतर रखें या 5 दिन का अंतर रखें या 8 दिन का अंतर रखें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप उस दिन कर सकते हैं। बस हम दोनों का फिजिकल मिक्सचर होने से बचाना है कि हम जो खाद बैग है फास्फोरस वाली खाद का, उस बैग में जिंक सल्फेट वाली खाद ना मिलाएं, इतने से बचना है बस आपको। इतना काम आप कर लेंगे तो ये दोनों खाद उपलब्ध होती रहेंगी, मिट्टियों बनी रहेंगी, और बस हम माइक्रो एक्टिविटी बढ़ाते रहें खेत के अंदर, ये उपलब्ध होता रहेगा। आशा है आपका ये भ्रम दूर हुआ होगा कि हमें काफी दिनों का अंतर रखना चाहिए, 10 दिन का अंतर रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।